गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को रॉबिन हेल्थ टिप्स में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप अंग्रेजी में स्लिप का मतलब होता है फिसलना। तो इसी तरह से हमारे जो रीढ़ की हड्डी होता है उसके बीच में डिस्क रहता है। तो अगर वो स्लिप कर जाता है तो उसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी बोलते हैं, यानी कि PIVD बोलते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले डिस्क क्या होता है इसके बारे में छोटा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए अब जानते हैं डिस्क के बारे में, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारा जो कमर के पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है ये है, इसको हम लोग वर्टेब्रल बोन बोलते हैं। यानी कि जो कमर के पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको हम लोग लंबर वर्टेब्रा बोलते हैं, और गले के पीछे जो हड्डी होता है उसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं, और छाती के पीछे जो हड्डी होता है उसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक, और लंबर के नीचे जो वर्टेब्रा बोन होता है उसको हम लोग सैक्रल बोलते हैं। तो देखिए, ये तो हड्डी है, ये तो बोन होता है, इसके बीच में एक जेली जैसा एक पदार्थ है, इसी को हम लोग डिस्क बोलते हैं। और ये पीछे जो होता है स्पाइनस प्रोसेस, जो जब आप पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको एक बोन हड्डी का महसूस होगा, ये बोन को हम लोग स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक स्पेस है, जगह है, यहाँ पे एक येलो कलर का आप कुछ दिख रहा है, इसी को हम लोग वर्टेब्रल कैनाल बोलते हैं, और जो येलो कलर का ये चीज़ है इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो देखिए यहाँ पे धागा जैसा येलो कलर का निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर्स और नर्व रूट। तो ये क्या करता है, शरीर में जितना भी तापमान, पेन और आपका चलने फिरने का गतिविधि, इसको ये कंट्रोल करता है, या फिर इसको ये सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। अब आते हैं डिस्क में। देखिए, डिस्क एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो बीच वाला जो ये है, ये लाल वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसके बाहर वाला जो पदार्थ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। तो देखिए, ये जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है। अब आते हैं कि डिस्क, जो स्लीप डिस्क होता है वो कितना प्रकार का होता है। देखिए, कॉमनली डिस्क स्लीप जो होता है सबसे ज़्यादा सर्वाइकल में और लंबर में ज़्यादा होता है स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम। अब इसमें जो होता है, सबसे पहले तो बल्जिंग होता है कि ये जो लाल वाला, इसको मैंने आपको बोला न्यूक्लियस पल्पोसस, ये थोड़ा सा अपना जगह से हिल के आगे आ जाता है। तो यहाँ पे जो एनुलस फाइब्रोसिस है इसमें थोड़ा सा दबाव बनाने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्जिंग डिस्क। अब प्रोट्रूजन में क्या होता है, ये जो लाल वाला होता है ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे फट जाता है ये, यानी कि टियर हो जाता है ये एनुलस फाइब्रोसिस में। अब प्रोट्रूजन जो होता है, ये जो एनुलस फाइब्रोसिस को फाड़ के ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एनुलस फाइब्रोसिस है ये वाला, और यहाँ पे जो लाल कलर का है ये न्यूक्लियस पल्पोसस है। ये देखिए एनुलस फाइब्रोसिस से बाहर आ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसन। अब सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, ये पूरा बाहर निकल के कहीं और यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के आसपास नर्व रूट को दबाने लगता है, ये अपना जगह से बाहर आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसन। तो ये तो रहा सामान्य जानकारी हमारा डिस्क के बारे में। अब देखिए, डिस्क जब बल्ज हो जाता है या फिर डिस्क प्रोट्रूजन हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है। देखिए, इसमें हर कोई भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें हर एक टाइप ऑफ स्लिप डिस्क में पाया जाता है। तो दर्द में क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपको कमर में, या अगर कमर में स्लिप डिस्क है तो कमर में दर्द हो सकता है, या फिर सर्वाइकल में है तो आपको सर्वाइकल में पेन हो सकता है। तो ज़्यादा समय तक आप बैठे रहेंगे तो आपको दर्द होगा, और इससे ज़्यादा आप बाकी आपको लक्षण इसमें इतना नहीं होता है। अगर आपको एक्सट्रूशन या फिर सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है डिस्क में, तब फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। उसके साथ साथ आपको हाथ में, मांसपेशियों में झंझनाहट से महसूस होगा। उसके बाद अगर आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो आपको कमर में या फिर सर्वाइकल में, अगर डिस्क है तो सर्वाइकल में आपको पेन हो सकता है, या फिर आपको मांसपेशियों में या फिर हाथ में, पाँव में आपको कमजोरियाँ महसूस होगा, या फिर आपका
गर्म ठंडा या फिर आपको जो सेंसेशन है उसको हम लोग सेंसेशन बोलते हैं, वो आपका खत्म हो जाता है। तो ये तो रहा फ्रेंड कि जब आपका सिक्वेस्ट्रेशन और एक्सट्रूशन हो जाता है तो ये सारा लक्षण दिखाई देने लगता है। जब एक्सट्रूशन की बात जब आता है तो एक्सट्रूशन और सिक्वेस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्क होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, वो निकल के आपका नर्व रूट, यानी कि ये वाला, इसको हम लोग नर्व रूट बोलते हैं, इसको दबाने लगता है। तो जब इसको दबाने लगता है, जैसे मान लीजिए कमर में है अगर आपका एक्सट्रूशन या सिक्वेस्ट्रेशन, तो फिर आपको पीछे की तरफ से फिर आपका थाई में या फिर आपका पाँव में, वहाँ तक आपका दर्द जा सकता है और करंट जैसा आपको महसूस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। अगर आपका सर्वाइकल में ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से गर्दन से लेके आपको हाथ तक आपको झिंझिराहट से महसूस होगा, या फिर दर्द या इस तरह से आपको दर्द पास होगा। तो इसको हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। साथ साथ में मांसपेशियों में आपको कमजोरियाँ महसूस होगा। तो ये तो रहा फ्रेंड जब आपका स्लिप डिस्क होता है तो उसमें आपका क्या क्या लक्षण आता है। अब बात करते हैं इसका कारण क्या क्या होता है। कारण जानने से पहले हम डिस्क का क्या क्या काम होता है ये पहले जानते हैं। देखिए, डिस्क जो होता है, ये जो दोनों हड्डी होता है, इसको मूवमेंट में ये मदद करता है, इसको लचीलापन देता है। और दूसरा बात है, जब भी हम जब कुछ भार उठाते हैं या फिर हमारा जो वेट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये मेंटेन करता है। और दूसरा बात है कि वजन जो होता है, शरीर में जब वजन पड़ता है, इसको बराबर भाग में बांटने में ये मदद करता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। अब आते हैं इसमें क्या क्या कारण होता है स्लिप डिस्क का। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम होता है, वो हमारा बैठने का तरीका, सोने का तरीका अगर गड़बड़ा जाता है तब ये होता है। और दूसरी बात, अगर आपका मोटापा, अगर आप मोटे हो रहे हैं, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो उससे भी आपका स्लिप डिस्क होने का संभावना रहता है। और स्लिप डिस्क ज़्यादातर हम लोग 30 से 50 साल की उम्र में देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा उम्र बीतता है तो ये वाला जो इसमें जो वाटर होता है, यानी कि पानी जो होता है, वो ख़त्म होने लगता है और फिर डिस्क सूखने लगता है। तो बुढ़ापे में डिस्क का प्रॉब्लम कम रहता है। अब या फिर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी क्या होता है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप भारी वजनी काम करते हैं तो उससे आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। या फिर आप आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं तो उससे भी स्लिप डिस्क होता है। अगर आप ज़्यादा बैठे रहने का काम रहता है तो उससे भी आपको स्लिप डिस्क होता है। तो ये रहा सबसे कॉमन जो कारण होता है स्लिप डिस्क होने का। तो फ्रेंड, अब आपको मैंने बताया कि इसमें ये चीज़ होता है। अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स के बारे में, रेड फ्लैग साइंस के बारे में। देखिए, रेड फ्लैग साइंस वो होता है कि जब भी आप ये जो रेड फ्लैग साइन अगर आपको दिखाई दे तो आपको अब अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी होता है, यानी कि आपको अर्जेंटली आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो रेड फ्लैग साइंस में क्या होता है, आपका जो जिस जगह पे आपका स्लिप डिस्क हुआ है तो उस एरिया में अगर नर्व जो सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे आपको सूना हो जाता है, सूनापन महसूस होता है, यानी कि आपको सेंसेशन लॉस हो जाता है। या फिर आपका पायखाना और मूत्र विसर्जन में आपको कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी बोलते हैं। अगर ये आपको लक्षण दिखाई दिया, या फिर आपको जो पाँव या पैरालिसिस हो रहा है, या फिर हाथ में अगर आपका शक्ति महसूस नहीं हो रहा है, हाथ आपको सूना पड़ रहा है, तो ये सारा चीज़ रेड फ्लैग साइन होता है। या फिर आप जब दर्द आपका जो होता है कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ता है। अब बात करते हैं कि MRI जो होता है वो कब कराना है। MRI इसीलिए, अगर आपका दर्द जो होता है, आप कुछ दिनों से अगर आपका दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें आपको MRI कराना चाहिए। या फिर आपका हाथ में सूनापन आ रहा है, या फिर करंट जैसा दौड़ रहा है, जिसको हम लोग रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको MRI करने की ज़रूरत पड़ सकता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं स्लिप डिस्क का इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर जो स्लिप डिस्क होता है, यानी कि अगर बल्जिंग हो या प्रोट्रूजन हो,
तो इसमें दवाई से, रेस्ट से और फिजियोथेरेपी करके, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके ये आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो नॉर्मली आपको ठीक होने में कम से कम 3 महीना के आसपास लगता है। अगर एक्सट्रूशन हो गया है या फिर आपको रेड फ्लैग साइंस है तो आपको सर्जरी कराना ही पड़ता है। तो देखिए, अभी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं कि पेशेंट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 दिन का बेड रेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं। उसके बाद कसरत कराते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी करते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फिजियोथेरेपी करने से आपका जो पोस्चर होता है, करेक्ट पोस्चर में आपको लाने में मदद करता है। उसके बाद आपको दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी करने से आपका पूरी तरह से आपका बीमारी ठीक हो सकता है। अब उसके बाद 4-5 दिन के लिए हम लोग कुछ आपको दर्द कम करने की गोलियां दी जाती हैं। और फिर जब ऑपरेशन की बात आता है तो होते हैं, या फिर हम लोग एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी भी बोलते हैं, जो कि हम लोग एंडोस्कोपी के द्वारा हम लोग जो स्लिप डिस्क है उसको हम लोग निकाल देते हैं ताकि जो नर्व रूट में दबाव हट जाए। तो दूसरी बात है कि हम लोग पेशेंट को ज़्यादा भारी वजनी काम को ना करने का सलाह देते हैं। उसके बाद आपको रेगुलर कुछ एक्सरसाइज जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो हम लोग करने के लिए बोलते हैं। फिर आपको वज़न कम करने के लिए बोलते हैं। और फिर हम लोग पेशेंट को ये भी सलाह देते हैं कि आपको ज़्यादा समय तक नहीं बैठना है। अगर आप मान लीजिए अगर आप 1 घंटा अगर बैठे हैं तो 10 मिनट हो सके 10 मिनट 15 मिनट आप टहल सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो आप रेगुलर वॉकिंग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो रहा एक छोटा सा जानकारी आपको जो दिया गया है कि इसमें क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपको स्मार्टफोन यूज़ करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि जब आप स्मार्टफोन देखते हैं तो आपका गर्दन कैसा झुका होना चाहिए, और जब आप चेयर में बैठते हैं तो आपको कैसा बैठना चाहिए। जैसे इसमें आप देखिए कि किस तरह से हम लोग आपको चेयर में बैठने का सलाह देते हैं। यानी कि आपका जो पीछे का रीढ़ का हड्डी है वो बहुत ज़्यादा झुकाव उसमें नहीं होना चाहिए, और जो चेयर में जब बैठते हैं तो पीछे का जो साइड होता है वो चेयर से सटा होना चाहिए। और फिर जब आप बैठते हैं तो पीछे का पॉकेट में, जो पैंट का पॉकेट में आप कभी भी आपका वॉलेट या पर्स ना रखें, क्योंकि इससे आपका जो बोन में और नस में दबाव ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद फिर आपको किस तरह से सोना है, ये सारा पोजीशन आप ध्यान से देखिएगा। और आपको जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको किस तरह से ड्राइव करना है, देखिए जो आपका घुटना है और जो स्ट्रिंग है उसके बीच में कितना गैप है वो आप देखिए, आप इस फिगर में देख रहे हैं। और उसके बाद जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो पीछे जब आपका जो होता है आधा आपका जो मतलब ऑलमोस्ट आपका 80% जो पीछे का जो एरिया होता है वो सीट से सटा होना चाहिए, और कभी भी आगे झुक के गाड़ी ना चलाएं। तो फ्रेंड, ये ज़्यादातर आपको ये पोजीशन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो ज़्यादातर आपको स्लिप डिस्क होने का संभावना रहता है। तो फ्रेंड, ये रहा आपका छोटा सा जानकारी स्लिप डिस्क के बारे में। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो लेके फिर हम लोग हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।